Hello students, today we will solve some boundary conditions based numericals. So सबसे पहले आपको बाउंड्री कंडीशंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. So boundary conditions means suppose हमारे पास दो मीडियम हैं, यहाँ मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है. सपोज ये हमने यहाँ डायरेक्शन शो कर रखी हैं. ये सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. सो जब ईएम वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो इस बाउंड्री पे उन्हें कुछ ना कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं. इन्हीं कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं. सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस हैं. अब सपोज इंसिडेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंसिडेंस नॉर्मल भी हो सकता है और किसी एंगल पे इंक्लाइन भी हो सकता है. इसके लिए सपोज हम कंसिडर करें कि ये कोई सरफेस है और यहाँ किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं. एक तो अगर हम इसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इस सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट हो सकते हैं. तो ये इंडिविजुअल पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग अलग बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सपोज ये कोई सरफेस है, यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ मीडियम 2 है. सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैग्नेटिक फील्ड और इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और मैग्नेटिक फील्ड B2 है. तो जैसे हमें पता ही है इसके दो कंपोनेंट होंगे, पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट. वैसे ही E2 और B2 के भी दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट जो इस सरफेस के पैरेलल है, दूसरा कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो ये अलग अलग पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग अलग कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं. तो अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें E1 और E2 की, तो पैरेलल कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूअस होता है. सो अगर कोई पैरेलल कंपोनेंट है तो जो पैरेलल कंपोनेंट E1 का यहाँ होगा वही पैरेलल कंपोनेंट E2 का इस दूसरे मीडियम में होगा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ इस टाइप की बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, जहां L इस बाउंड्री की लेंथ है. या अगर इसे जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसे आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन L, जहाँ सिग्मा इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है और L इस सरफेस की लेंथ है.
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और पैरेलल कंपोनेंट ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है। ये डिपेंड करता है कि इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या है। अगर चार्ज डेंसिटी 0 है तो ये कंडीशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगी। तो ये दो कंडीशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके भी दो वेक्टर्स होंगे, एक पैरेलल जो इसके सरफेस के पैरेलल होगा, दूसरा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, या आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो B1 परपेंडिकुलर इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। J/A, या अगर इसे हम B के टर्म में लिखें तो B1 पैरेलल अपॉन B1 माइनस B2 पैरेलल अपॉन B2 इक्वल टू, इसे आप एक वेक्टर K के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये दो बाउंड्री कंडीशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है। इसी तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और मैग्नेटिक फील्ड का ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको कोई सरफेस दे रखा है तो इसमें आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारे पास ये सरफेस है, इसमें हमने तीनों एक्सिस एक्स वाई एंड जेड शो कर रखी हैं। तो जैसे ही इस सरफेस में हमें दिख रहा है कि एक्स और वाई दोनों वेक्टर इस सरफेस के पैरेलल हैं और जेड वेक्टर या जेड डायरेक्शन इस सरफेस की परपेंडिकुलर है। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसा लिखें 2i माइनस 3j प्लस 2k, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है ये इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट में काउंट होगा और जो कंपोनेंट जेड एक्सिस के अराउंड है ये कंपोनेंट इस सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट में काउंट होगा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस शो करनी है और उसके रिलेटिव में आपको जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है और कौन सा सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। या इसी सरफेस के लिए हम एक्सिस चेंज कर लें, इसे एक्स ये वाई, इसे अगर जेड एक्सिस से शो करें तो उस केस में सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट 2i e पैरेलल इक्वल टू 2i कैप प्लस 2k कैप ये हो जाएगा और सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस 2i और अगर हम यहाँ पे एक्सिस चेंज करें, यहाँ x ये y और ये z, तो सरफेस के
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट -3J + 2K कैप ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2I कैप ये हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल में एक्सिस सरफेस के रिलेटिव में कैसी दे रखी। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई हों तो हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें ये कोई सरफेस दे रखा है, इसमें डायरेक्शंस कुछ इस टाइप से शो कर रखी हैं। दोनों मीडियम्स में हमें मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड मीडियम में x कैप + 3I कैप + 5Z कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 3x कैप + 5Z कैप। इसके बाद हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है K = अल्फा × 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी कि जो दोनों मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें और डायरेक्शंस को देखें तो B1 का पैरेलल कंपोनेंट 3x कैप हो जाएगा, और B1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5Z कैप हो जाएगा। इसी तरह से B2 का पैरेलल कंपोनेंट x कैप + 3y कैप हो जाएगा, और B2 का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट 5Z कैप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमारा कुछ भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। बट अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हमें पैरेलल कंपोनेंट वाली बाउंड्री कंडीशंस परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो बाउंड्री कंडीशंस है B1 पैरेलल अपॉन μ1 - B2 पैरेलल अपॉन μ2 = K। सो यहाँ पे दोनों साइड में मीडियम फ्री स्पेस है, ये आपके न्यूमेरिकल में दे रखा है कि यहाँ भी जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी μ0 है, और यहाँ भी जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी भी μ0 है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो ये रिलेशन आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि μ1 और μ2 दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम मीडियम है, बट बीच में एक बाउंड्री है। अगर हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करें तो कुछ आप ऐसा लिख सकते हो 3x कैप - x कैप + 3y कैप = μ0 ×
सरफेस करंट डेंसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फ़ा इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से ये रिलेशन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, 2x कैप माइनस 3y कैप इक्वल टू, ये वैसे डिफरेंस का साइन होता है, इक्वल टू म्यू नोट की अगर वैल्यू आप पुट करो 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू अल्फ़ा इंटू 10⁻⁶। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड दोनों साइड में देखें कि v वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल्स हैं तो यहाँ मैग्नीट्यूड इसका 4 + 9 और यहाँ मैग्नीट्यूड इसका 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6 7 इंटू अल्फ़ा इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो यह जगह √13, इसे अगर आप सॉल्व करो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो। और अगर ये रिलेशन आप कैलकुलेट करो, ये आपका 2.86 इसके अराउंड वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो बहुत से इस टाइप के क्वेश्चंस जैम में पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हैं। केवल आपको बाउंड्री कंडीशंस ध्यान रखनी है। अगर आपको बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, इसमें एक सरफेस दे रखा है और सरफेस के दोनों ओर दो मीडियम है। एक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, दूसरे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। रिलेटिव का मतलब है फ्री स्पेस के रिलेटिव में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, और इसे आप ER इक्वल टू एप्सिलॉन, इसे आप एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। तो इस न्यूमेरिकल में हमें एक सरफेस दे रखा है, यहाँ पॉजिटिव जेड एक्सिस है और यहाँ निगेटिव जेड एक्सिस है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जेड ग्रेटर देन 0 के लिए दे रखा है 3i - 5j + 4k, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दूसरी मीडियम के लिए जो कि जेड लेस देन 0 के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करें तो ये आपका जेड एक्सिस है और ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हमने ये एक्सिस का पैटर्न ड्रॉ करा तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सपोज यहाँ मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। सो मीडियम 2 का इस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट 3i - 5j हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ये xy प्लेन है और कोई भी वेक्टर अगर x डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में है तो वो इस प्लेन के पैरेलल होगा, और कोई भी वेक्टर अगर z डायरेक्शन में है तो वो इस प्लेन के नॉर्मल होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से दे रखा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सरफेस के
पैरेलल कंपोनेंट 3i माइनस 5j हो जाएगा। और इसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट 4k हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसकी वैल्यू 0 है। अब आपको मीडियम 1 में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहला हमें बाउंड्री कंडीशन पता है कि जो मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1, उसका पैरेलल कंपोनेंट और दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का पैरेलल कंपोनेंट भी 3i कैप माइनस 5j कैप ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है E1 परपेंडिकुलर एप्सिलॉन E1 परपेंडिकुलर माइनस एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर इक्वल टू सिग्मा अपॉन L, जहाँ सिग्मा फ्री चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी 0 है, तो आप E1 परपेंडिकुलर इक्वल टू एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1 इंटू E2 परपेंडिकुलर। इस रिलेशन से मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे इस रिलेशन से एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एप्सिलॉन को आप रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका रिलेशन कुछ ऐसा चेंज जाएगा, ER2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E2 परपेंडिकुलर माइनस ER1 एप्सिलॉन नॉट या ER2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1 इंटू E2 परपेंडिकुलर। और अगर हम इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करें तो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 इंटू E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ से आप 4 लिख सकते हो। तो E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 में लिखना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू 3i माइनस 5j, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा, और प्लस 5k, ये आपका मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो मीडियम 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, केवल बाउंड्री कंडीशंस हमें फॉलो करना है और डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सरफेस दे रखा है और इस सरफेस में सरफेस करंट डेंसिटी हमें दे रखी है। ये सरफेस दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो फर्स्ट मीडियम की परमिएबिलिटी हमें दे रखी है, सेकंड मीडियम की भी परमिएबिलिटी हमें दे रखी है। फर्स्ट मीडियम में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और हमें सेकंड मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस अगर सेलेक्ट करें तो इस क्वेश्चंस में भी डायरेक्शन कुछ
ऐसी हैं, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एंड ये वाई। तो अगर हम B1 परपेंडिकुलर की बात करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर B1 का कंपोनेंट 2 जेड कैप हो जाएगा, और आपको B2 का नॉर्मल कंपोनेंट मीन्स B2 परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। यहाँ से आप B1 परपेंडिकुलर इक्वल टू B2 परपेंडिकुलर ये लिख सकते हो। तो यहाँ से मीडियम 2 में मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी 2 जेड कैप के इक्वल होगा। और अगर ये पैरेलल कंपोनेंट भी पूछता है तो पैरेलल कंपोनेंट आप इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे केवल इसने नॉर्मल कंपोनेंट ही पूछा है, तो नॉर्मल कंपोनेंट आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो।